हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के वाईटी प्लेटफॉर्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज। 2000 एमसीक्यू का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज एक बहुत रिवॉल्यूशनरी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आप लोगों को, जो कि YouTube के इतिहास में आज तक यूजीसी नेट कैटेगरी में नहीं हुआ है। ऐसा कुछ सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक करने जा रहा है, तो उसकी भी सूचना मैं आप लोगों को दूंगा आज के सेशन में। इसलिए आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा खास है। तो लिंक शेयर कर रहा था मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। गुड टू सी यू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, सबसे पहला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 तक हम लोगों ने ये 2000 एमसीक्यू पार्ट के पार्ट 1 में देखा था। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टिपिफिकेशन इन फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री हैं घटनात्मक विज्ञान या प्रघटनात्मक विज्ञान समाजशास्त्र में प्ररूपण यानी टंकन की अवधारणा से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं? फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। यस, तो इसका सही आंसर है एल्फ्रेड शुज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया। टिपिफिकेशन क्या होता है? शेयर्ड मीनिंग होता है, यानी किसी भी चीज को कंफ्यूजन ना हो सब जगह, है ना। हम लोग जिस समूह में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो वहां पर चीजों को लेकर के कंफ्यूजन ना हो, तो क्या होता है, एक नाम जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है और सबको शेयर कर दिया जाता है कि भैया आज से इसका नाम ये रहेगा, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टिपिफिकेशन कहते हैं, प्ररूपण कहते हैं, टंकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जनरली द टर्म कल्चरल लैग रिफर्स टू, सामान्यतः सांस्कृतिक अंतराल शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए। सांस्कृतिक अंतराल, कल्चरल लैग, आप सबको मालूम है कि WF ऑकबर ने दिया था, मगर इसका मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है? यस, तो काफी सारे स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं, जबकि मैंने थोड़ा सा यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जिसका नाम है कल्चरल लीड। कल्चरल लीड क्या है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे नॉन मटेरियल कल्चर जो होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा चेंज होता है फास्टर। ये कल्चरल लीड है, याद रखिएगा। ये वाली प्रक्रिया में कल्चर हमेशा, नॉन मटेरियल कल्चर हमेशा आगे होगा। ठीक, ये वाली प्रक्रिया में, कल्चरल लीड में, याद रखिएगा। ये सांस्कृतिक लीड, अभी मुझे इसका हिंदी एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो मैं बाद में बता दूंगा। अभी सांस्कृतिक लीड ही समझ लीजिए इसको। हाँ, उल्टा है उसका। और इसका सही आंसर जो है वो है ये। तो आंसर इज सी, याद रखना। ये मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा दीजिए दिया है, और एक बार देख लीजिएगा कि कल्चरल लीड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक,
मेरे आंखों के सामने वो पिक्चर तो बन रही है, लेकिन वो नाम जो है ना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। डब्ल्यू से नाम शुरू होता है, ठीक। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में वो उस नाम की परछाई तो बन रही है, लेकिन वो नाम जुबान पे आ नहीं पा रहा है, कल्चरल लीड का कॉन्सेप्ट जिसने दिया था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि कल्चरल लीड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और अगर कोई देख करके यहाँ पर बता सकता है तो बता भी दीजिएगा। अब कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग ये होता है कि जितने भी हमारे मटेरियल कल्चर होते हैं, जैसे ये मोबाइल मैंने लिया है ना, तो वन प्लस मोबाइल मैंने लिया, अभी हाल ही में लिया है, अभी 3-4 दिन हुए, तो मेरे को अभी तक इसके बहुत सारे फंक्शंस नहीं पता। बात समझ रहे हैं? लेकिन इस मोबाइल के अंदर फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इस मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है। इसका मतलब यह है कि मेरे और मोबाइल के बीच में एक गैप है, और जब मैं सीखूंगा, 1-2 महीने लगेंगे, तो वो गैप भर जाएगा। उसी गैप को, जिसको भरने में 1-2 महीने लगेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल लैग कहते हैं। अब डब्ल्यू.एफ. अकबर्न कहते हैं कि हमेशा ये कल्चरल लैग बना रहेगा। जब हम इसी को टेक्नोलॉजी के टर्म में देखते हैं, तो बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे कि थॉर्स्टेन वेबलिन है, वो क्या कहते हैं कि हमेशा जो टेक्नोलॉजी पहले आई है, वो हमेशा पीछे रहती है। जो टेक्नोलॉजी आने वाली है ना, या चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो नई नई आज लॉन्च हुई, वो कल वाली टेक्नोलॉजी से हमेशा आगे रहेगी। तो एक गैप बना रहता है दो टेक्नोलॉजी के बीच में, उसको थॉर्स्टेन वेबलिन टेक्नोलॉजिकल लैग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे, लेकिन एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेने जा रहा है हमारा सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए। और एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूं कि यहां पर आपको जॉब भी दिल दे सकते हैं ये लोग। आजकल जॉब को लेकर बहुत मारा मारी है, तो ये जॉब वाली प्रॉब्लम आपकी जो है ना, थोड़ा सा सॉल्व कर सकता है। तो आज शाम 7 बजे देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होता है, क्या कुछ तूफानी करने वाले हैं हमारे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के लोग, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कुछ तो तूफानी होने वाला है, जिसका नाम है बिगेस्ट रिवॉल्यूशन। मतलब आज तक सबने ये वादे किए होंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक कुछ एक नया वादा करने जा रहा है। ठीक है, अरे शिवा, जो आंसर दे दिया है उन्होंने, तो वही आंसर है। अब तुम, क्या मतलब है इसका? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। इन सिंपल सोसाइटी इट इज बिलीव्ड दैट स्टेट वाज, एक साधारण समाज में, एक सरल समाज में यह माना जाता है कि राज्य कैसा होता है? साधारण समाज में राज्य, बताइए। थिंकर के अकॉर्डिंग सोचिए, कैसा होता है समाज? थिंकर क्या कहते हैं? बाकी सब तो चलता रहता है, इंपॉर्टेंट तो थिंकर होते हैं। जब आप थिंकर की तरह सोचना शुरू करेंगे, तो सही आंसर अपने आप मिलेगा। यस, आज मेरे ख्याल से टेलीग्राम ग्रुप में ये जो लेक्चर है, ये शेयर नहीं हुआ है ना? वहां से मैसेजेस आ रहे हैं। एक मिनट, और उसमें जो ये आपकी समस्या रहती है ना कि क्लास नहीं अटेंड करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, वो सारी समस्याओं पर सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ने ध्यान दिया है। वो सब पर बात होगी आज शाम को 7 बजे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। फ्राइडरिक एंजल्स की थ्योरी है, जो ये कहते हैं कि स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज से हुई है। ठीक, परिवार ही जब बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो वो एक स्टेट बन गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन टू पर्सन फॉर्म अ रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड एज, जब दो व्यक्ति आपस में संबंध गठित कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हर इंसान किसी न किसी से संबंध बनाता है।
तो दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलेंगे तो डायडिक बनेगा भाई, सिमिल कहते हैं। ठीक, द्विपदी संबंध बनेगा, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टच कीजिए, गर्म होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन फिनोमिनोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म? प्रघटना विज्ञान और प्रत्यक्षवाद में सबसे सटीक अंतर कौन दिखा रहा है? कौन सा स्टेटमेंट है सबसे बेस्ट अंतर? देखें कितने लोग बता पा रहे हैं अंतर। कोई दो स्टेटमेंट हैं जो जबरदस्त अंतर बता रहे हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। यस, हिंदी दिखा दें? चलिए हिंदी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटना विज्ञान और प्रत्यक्षवाद के बीच में एकदम सटीक अंतर प्रस्तुत कर रहा है? तड़ पाओगे, तड़ पालो। यूं तड़प तड़प के हम तुम्हारे पास आएंगे। कौन कौन एसी लगाया है? बिल्कुल सही है वो जिसने एसी लगाया है। ठीक है, एसी। तो घटना विज्ञान का दावा है कि जो वास्तविकता होती है वो व्यक्ति परक होती है। ठीक, और प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि भैया वास्तविकता जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। सबसे बड़ा अंतर है ये, समझ गए? अप्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि ज्ञान मीमांसा का अनुसरण करता है, जबकि घटना विज्ञान अवलोकनीय तथ्यों और अनुभवजन्य आंकड़ों पर निर्भर करता है। ठीक, प्रत्यक्षवाद ज्ञान मीमांसा का अनुसरण करेगा और प्रघटना विज्ञान अवलोकनीय तथ्यों का जो अनुसरण है वो करते हैं, अनुभवजन्य आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है और सी सही है। ठीक, इंग्लिश वाले भी देख लें फिर से एक बार। फिनोमिनोलॉजी asserts that reality is always subjective. ठीक, it is subjectively constructed and the positivists believe that reality is objectively given. ठीक, एंड ऑप्शन सी देखिए, पॉजिटिविज्म फॉलोज एन इंटरप्रिटेटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करता है, whereas phenomenology relies on observable fact. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेबल फैक्ट एंड एम्पायरिकल डेटा, ये दोनों चीजें फिनोमिनोलॉजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आएंगे, लेकिन वही रिवॉल्यूशन वाली बात है और क्लास की टाइमिंग्स ये हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्प्लॉय मेंबरशिप? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती? आप कभी उसके सदस्य नहीं बनते। YouTube का पीडीएफ क्यों नहीं मिलता? YouTube का पीडीएफ नहीं मिलता है, ये नियम है। कुछ पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूं, ठीक, जिसका मुझे बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन क्वेश्चंस का पीडीएफ लेके क्या करोगे भैया? हैं, क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए रहता है किसी को? क्या बात करते हो? इसका लिंक सेव कर लो अपने पास, जब देखना हो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, अलग करो।
याद रहेगी, हर चीज का पीडीएफ लेकर के क्या अचार डालोगे हैं? तो इंस्टीट्यूशन, संस्था जो होती है, संस्थान के कभी कोई सदस्य नहीं होते हैं, है ना। बाकी सबके सदस्य होते हैं लेकिन संस्था के नहीं होते, क्योंकि संस्था रूल्स और प्रोसीजर से बनती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा प्रस्तुत किया है? CW मिल्स। अभी इतने पीडीएफ पड़े होंगे आपके पास लोगों के, आपने वो तो पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपको और पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बीमारी है दोस्त, जिसको लग जाए तो वो इकट्ठा ही करता रहता है जिंदगी भर, तो ऐसा बीमारी ना पालो। Who is of the view that ideology must be seen not merely as false consciousness, but it is an important part of real social relation? निम्नलिखित में से कौन है जो ये कहता है कि किसी विचारधारा को मिथ्य चेतना नहीं समझिए, बल्कि ये किसी वास्तविक सामाजिक संबंध को समझने का महत्वपूर्ण अंग हो सकता है? कौन आइडियोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है? सर पता नहीं लोग कैसे पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, हम तो नोट्स बना बना के पढ़े हैं मर मर के। अरे जितना पीडीएफ नोट करोगे ना, तो पीडीएफ क्या होता है मालूम है आपको? एक फॉल्स कॉन्शियसनेस दे देता है, समझे? कैसी फॉल्स कॉन्शियसनेस? के पीडीएफ तो रखा हुआ है, रिवाइज कर लेंगे। देखिएगा आप, जब आपके घर में कोई चीज रखी रहती है, पड़े पड़े सड़ जाती है ना। रास्ते चल रहे हैं, आपको आम की सुगंध आई, आहा, आपने बोला कि चलो आम खा लेते हैं, तुरंत हो गया काम, हो गया, घर पहुंच गए, फिर नहीं होता है वो काम, समझ गए? तो पीडीएफ उसी तरह से है। आपको सुगंध आई, आहा सर ने क्या पढ़ाया है, सर पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है पीडीएफ दे दिया। अब आप पीडीएफ रखे रहोगे, कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेंगे, पीडीएफ तो रखा हुआ है यार हमने पीडीएफ ना। और अपने दोस्तों से भी बोलेंगे, अरे पूरा फाड़ दिए, पूरा पीडीएफ रखे हैं पूरा, और देखो छुट्टी लेंगे ना 2 दिन का, पूरा फाड़ के रख देंगे पीडीएफ, समझा? तो बोले भैया पीडीएफ कंप्यूटर के अंदर होता है, कैसे फाड़ोगे? अरे तू बुड़बक समझता नहीं है, हम फाड़ देते हैं, पढ़ पढ़ के फाड़ देते हैं, पीडीएफ भी पढ़ पढ़ के फाड़ देंगे। अब वो दिन कभी नहीं आता है, समझे? तो भैया ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत तुरंत पढ़ो और निकलो ना यार, सुगंध आई है, खाओ निकलो, ठीक? रखने का काम नहीं है, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लुई अल्थ्यूजर, ठीक, लुई अल्थ्यूजर ने कहा था कि आइडियोलॉजी केवल फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं होती है, मिथ्या चेतना नहीं होती है विचारधारा, बल्कि उससे हम वास्तविक समाज के महत्वपूर्ण अंगों को समझ सकते हैं, ठीक? सोशल, रियल सोशल रिलेशंस को, जो सामाजिक संबंध होते हैं, वास्तविक सामाजिक संबंध, उनको हम समझ सकते हैं भैया आइडियोलॉजी से। इसीलिए इन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस दिया था कि भाई जो आइडियोलॉजी होती है, स्टेट अपने उपकरण के रूप में यूज कर रहा विचारधारा को, और आप लोगों के ऊपर सो थोप रहा है, और आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं होता है। इट रिफर्स टू डिटैचमेंट ऑफ परफॉर्मर, तो सबको पता ही चल गया कि डिटैचमेंट ऑफ परफॉर्मर क्या होता है। कर्ता को भूमिका से अलग करने को संदर्भ कर दे रहा है। अब जब भूमिका से अलग हो जाओगे तो कैसे जियोगे रे? तो ये क्या कहलाता है? ये रोल डिस्टेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फिर से आ गया। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? नहीं, नहीं हुआ है रिपीट, कोई कंफ्यूजन में मत रहना कि रिपीट हुआ है, ये दूसरा सवाल है, समझे? विच मैथडोलॉजिकल अप्रोच बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फिनोमिनोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म? किसी ने जरा सा पूछ लिया पीडीएफ के बारे में,
तो खींचा एक टॉपिक। क्योंकि तुम भी पीडीएफ की बात करती रहती हो, इसीलिए तुम्हें मिर्चा लग गया है ना रुचि। रितिका। सही है रितिका। चलिए, तो हिंदी वालों पे आए। चलो आ जाते हैं फिर। चलिए हिंदी वाले देख लें भैया, कौन सा पद्धतिगत दृष्टिकोण, अप्रोच, घटना विज्ञान और प्रत्यक्षवाद का सबसे बेहतर ढंग से विभेदित करता है, अंतर प्रस्तुत करता है। सबसे बेहतर अंतर बता दो। सर हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्लास लीजिए ना प्लीज। मतलब आप चाहते हैं कि हम थ्योरी पढ़ाएं? अच्छा, हमको थ्योरी पढ़ाना मना है, समझे? हम्म। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, और ए एंड सी आर द करेक्ट। अब समझ लीजिए इस क्वेश्चन को ना, अच्छा है, समझने लायक चीज है। तो भैया जब फिनोमिनोलॉजी होती है, हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होता है। इसका मतलब डायरेक्टली जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, ठीक, वही फिनोमिनोलॉजी है ना। डायरेक्ट कॉन्शियसनेस, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस और इंट्रोस्पेक्शन जो आप करते हैं रियलिटी को समझने के लिए, उसी को अपन क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजी। और ऐसे लोगों का ही फिनोमिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फिर बी ऑप्शन है पॉजिटिविज्म एम्फेसाइज सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। पॉजिटिविज्म जो होता है वो कभी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव होता है। पॉजिटिविज्म रिलाइज स्टैटिस्टिकल मेथड, बिल्कुल सही है यहां तक, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बिल्कुल सही है, टू स्टडी द सोशल फैक्ट बिल्कुल सही है, ठीक। फिनोमिनोलॉजी एम्फेसाइज लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस फॉर यूनिवर्सल जनरल। फिनोमिनोलॉजी यूनिवर्सल जनरलाइजेशन नहीं करता, हर घटना को उस घटना के परिप्रेक्ष्य संदर्भ में ही अध्ययन करता है, ठीक। तो सार्वभौमिकरण नहीं होता है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, ए एंड सी हो गया। बस क्या हो गया भाई, नाराज हो क्या? ठीक है, तो घटना विज्ञान वास्तविकता को समझने के लिए अनुभव का प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल करता है, और प्रत्यक्ष आत्मनिरीक्षण का उपयोग करता है, ठीक। प्रत्यक्ष अन्वेषण के उपकरण के रूप में व्यक्तिपरक चिंतन और आंतरिक चेतना पर जोर देता नहीं, ठीक। तो ये प्रत्यक्षवाद का नहीं है कि भैया व्यक्तिपरक नहीं होता, प्रत्यक्षवाद कभी वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक। और प्रत्यक्षवाद सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करता है, यस। और प्रयोगात्मक डिजाइन पर निर्भर करता है, यस, ये सही है। घटना विज्ञान सार्वभौमिक नहीं करता किसी चीज को, है ना, उसी के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है भाई। भाई चलो भाई, 41 आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, विचारधारा और वैचारिक राज्य तंत्र निबंध किसने लिखा है? और अब भी तो मैंने बता दिया। ठीक है शिवा, आई विल डेफिनेटली ट्राई, पहले भी तो दिया है मैंने। तो लिवाइज एल्थ्यूजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हु डिफाइंड फैमिली एज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precise and enduring to provide the production and upbringing of children। किसने परिवार को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जो यौन संबंध द्वारा बनाए जाते हैं और बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण के लिए पर्याप्त, सटीक और स्थायी माने जाते हैं?
तो बिल्कुल सही है आप लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकाइवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 43, टेलकॉट पर्सन डिस्क्राइब्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली, विच आर दे? बताइए, टेलकॉट पर्सन ने परिवार के दो महत्वपूर्ण कार्यों की बात की है, कौन कौन से हैं वो तो सबको मालूम है। तो भैया प्राइमरी सोशलाइजेशन है और स्टेबलाइजेशन है, यानी प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे, लेकिन रिवॉल्यूशन आने वाला है। आज सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक एक ऐसा कुछ अनाउंस करने वाला है जो आज तक कभी हुआ नहीं है, ठीक शाम को 7 बजे। और ये हमारे क्लास की टाइमिंग्स है, इनको नोट कर लीजिएगा, जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में आ जाएं, ठीक। मैरिज विथ फादर्स सिस्टर्स डॉटर इज नोन एज, पिता की बहन की पुत्री से विवाह जब कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बताइए, पिता की बहन की पुत्री से शादी कर लिया तो क्या कहलाएगा? बताइए बताइए, ऐसा भी कर लेते हैं लोग, हैं? कैसा कैसा भी कर लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, है कि नहीं? तो पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज कहलाता है भाई ये, क्योंकि पिताजी की बहन है और उनकी बेटी से शादी कर लिया, तो ये क्रॉस कजन तो है लेकिन पैटर्नल वाला है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट डिड नॉट कंसिडर women superior to men? In fact, she thought that both sexes only belongs to different natures, but we should appreciate them in equality manner, and promoted mixing of these two different nature of gender, promoting the equality in gender. बताइए, निम्नलिखित में से कौन है, कौन सी ऐसी नारीवादी महिला है, नारीवादी है जो कि महिलाओं को पुरुषों से श्रेष्ठ मानती ही नहीं है? वास्तव में वो ये मानती हैं कि दोनों केवल अलग अलग प्रकृति के इंसान हैं और हमें उनकी समानता के साथ सराहना करनी चाहिए। दोनों समय में समानता है, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, महिला भी श्रेष्ठ नहीं है, पुरुष भी श्रेष्ठ नहीं है। और लिंग की इन दो अलग अलग प्रकृतियों का के मिश्रण को बढ़ावा देने पर वो बल देती हैं। वो कहती है कि लैंगिकता में समानता होनी चाहिए, ना कि श्रेष्ठता या नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्न नहीं है, श्रेष्ठता और निष्कृष्टता नहीं होती है, दोनों समान होते हैं, दोनों से घर चलता है। तो ये कहा था वर्जीनिया वोल्फ ने, किसी का आंसर सही नहीं रहा। वर्जीनिया वोल्फ, ठीक, बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया। इसको अच्छे से देख लो, नजर भर के देख ले, कहीं भूल ना जाएं आप इसे। वर्जीनिया वुल्फ समर्थन करती हैं समानता का, ठीक। मैरिज अंडरटेकन विदाउट ईदर सिविल और रिलीजियस सेरेमनी इज कॉल्ड एज, बिना किसी नागरिक या धार्मिक समारोह के जब हम विवाह कर लेते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉमन लॉ मैरिज, यानी कोर्ट मैरिज जो होती है वो, उसको रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, विदाउट सिविल और विदाउट रिलीजियस मैरिज का। कट ऑफ पिछली बार से तो लो जाएगा। चलिए, अब कल तो रिजल्ट ही आने वाला है ना दीपा? Who said by social process we mean established system of relationship, or find out what happens when changes of relationship occurs, or what happens when changes disturb already existing mode of life, that is cooperation, competition and conflict. किसने कहा कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया की उन तरीकों से है जिनके द्वारा हम रिश्तों की व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, या यह पता लगा सकते हैं कि जब रिश्तों में बदलाव होता है तो क्या होता है, या जब बदलाव पहले से मौजूद जीवन के तरीकों को बिगाड़ देता है तो क्या होता है, यानी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को बिगाड़ देता है तो क्या होता है।
बताओ। मिला जुला आंसर देखने के लिए मिल रहा है। और ये कैसर जहान, तुम 48 पे पहुंच गई कैसे? वेरी गुड, गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन और गिलिन ने कहा था कि सोशल प्रोसेस का मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। ठीक। हम यहां पर ये चीज खोजने की कोशिश करते हैं कि चेंज ऑफ रिलेशनशिप से क्या होगा, और अगर चेंज ऑफ रिलेशनशिप से जो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ लाइफ है वो अगर डिस्टर्ब हो गई है ना, जैसे कि हमारा कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा। यानी सोशल प्रोसेसेस गिलिन और गिलिन के अनुसार कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल सोशल प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी जितने लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मींस, सामाजिक स्तरीकरण का क्या मतलब होता है? तो भैया इट इज अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला ही है। विभिन्न श्रेणियों में लोगों का श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड कास्ट एज द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ हिंदुइज्म? जाति को हिंदू धर्म की संरचनात्मक आधार किसने माना है? तो भैया सबको मालूम है, ये एम एन श्रीनिवास ने माना है। ठीक, स्ट्रक्चरल बेसिस, तभी वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन किसमें चेंज आता है फिर? पोजीशन में चेंज आता है। तो कास्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेलकट पार्सन्स थ्योरी ऑफ द फैमिली एंड मेटाफॉर ऑफ द फैमिली, मेटाफॉर फैमिली एज अ फैक्ट्री ऑफ चिल्ड्रन आर करेक्ट? बताइए। बता दें हिंदी? क्लासेस की टाइमिंग देखना है, दिखा देते हैं अभी। चलिए पहले हिंदी वाले देख लें। आज की क्लास में थोड़े कम बच्चे दिख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं आज की क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, ओनली पीजीटी के लिए पी बॉय क्यू। तो भाई ये पीजीटी के लिए भी तो है यार। तुम लोग पता नहीं कैसा सोचते हो, क्या तुम लोगों का दिमाग चलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी करेक्ट है। चलो देख लेते हैं। तो पार्सन्स डिस्क्राइब न्यूक्लियर फैमिली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज फैक्ट्री ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है ये। एम्फसाइजिंग इट्स रोल इन प्रोड्यूसिंग सोशलाइज्ड इंडिविजुअल सूटेड टू सोसाइटल नीड्स, है ना, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारी फैमिली होती है वो इंसान का निर्माण करती है, टेलकट पार्सन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन बी है, द कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट फैमिली फंक्शंस लाइक रेशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी समाज को जो चाहिए
उस चीज का उत्पादन फैमिली कर रही है। क्या करती है फिर इस ऐसा बनाने के लिए? तो ट्रांसमिट करती है सोशल वैल्यूज, रोल्स जो समाज को जरूरत है उसके अनुसार बनाती है। तो ये पूरी तरह से रैशनलाइज सिस्टम है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आर्ग्यू। अब फेमिनिस्ट जो है बहुत सारे आलोचना करते हैं पार्सन के एक थ्योरी का। पार्सन मॉडल क्या करता है? इग्नोर्स दैट हाउ फैमिली कैन रीइंफोर्स जेंडर इनइक्वालिटी बाय नेचुरलाइजिंग द एक्सप्रेसिव रोल ऑफ विमेन। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि जो फैमिली होती है ना, टेलकट पार्सन ने बोला कि यार ये रोल जो होते हैं, जैसे विमेन को रोल दे दिया जाता है घर में चूल्हा जलाएगी वो, खाना बनाएगी वो, तो महिलाओं को ये रोल दे दिया जाता है कि नहीं? तो जबकि ये कहते हैं फेमिनिस्ट, ये कहते हैं कि भैया जबकि वो रोल दिया जाता है तो उससे शोषण हो रहा, महिला का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा, और कहीं ना कहीं टेलकट पार्सन इस बात को नहीं समझ पाए। बात समझ में आ गई? तो इस चीज पर फेमिनिस्ट जो है उनकी आलोचना कर देते हैं। तो ये सही है। According to Parson, the family in modern societies increasingly takes on economic functions such as production and wage contribution in addition to emotional roles. नहीं, टेलकट पार्सन ने ज्यादातर इमोशनल रोल पर ही एम्फेसिस दिया है, इकोनॉमिक फंक्शंस नहीं बताए। ठीक है, तो एबीसी इज द करेक्ट आंसर। तो पार्सन ने औद्योगिक समाज में एकल परिवार को बच्चों की फैक्ट्री, बच्चों के कारखाने के रूप में वर्णित किया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है कि समाज की जो आवश्यकता है उन्हीं के अनुसार बच्चों को समाजीकृत कर रहा है और एक व्यक्ति के रूप में उसका उत्पादन कर रहा है। ठीक है, समाज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, जिस तरह एक फैक्ट्री समाज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके किसी उत्पाद का उत्पादन करती है। ठीक है, तो ये अवधारणा बताती है कि परिवार उत्पादन की एक तर्कसंगत प्रणाली की तरह काम करता है और एक मानकीकृत वस्तुओं की तरह सामाजिक मूल्यों और सामाजिक भूमिकाओं को प्रसारित करता है। बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन सी है कि नारीवादी जो है वो टेलकट पार्सन की आलोचना करते हैं, और तर्क देते हैं कि पार्सन का मॉडल जो है वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि इसी समाजीकरण के कारण और इसी बच्चों की जो फैक्ट्री आप जिसको कह रहे हैं, जो ये तर्कसंगत प्रणाली कह रहे हैं, जो है जिसको आप मानकीकृत वस्तु कह रहे हैं, उसी के कारण महिलाओं का अभिव्यंजक जो भूमिका है, इसके कारण लैंगिक असमानता आ रही है और इस चीज को कहीं ना कहीं टेलकट पार्सन नहीं देख पाते। तो इस पर इनकी आलोचना होती है। और पार्सन कहते हैं कि आधुनिक समाज में परिवार भावनात्मक भूमिका के अलावा उत्पादन और मजदूरी योगदान जैसे आर्थिक कार्यों को तेज करता है। तो ये टेलकट पार्सन ने नहीं कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का सेशन रहा है, और जिन बच्चों ने मतलब 7 बजे देख लीजिएगा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्लास की टाइमिंग है। और काजल का आज बहुत अच्छा मतलब जन्मदिन है, तो काजल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। बहुत सारी सफलताएं आपको मिले, जो भी इच्छाएं हैं आपकी वो सारी आपकी पूरी हो जाएं, और अपने घर वालों का नाम रोशन करने का आपको मौका मिले। भगवान आपको इस शक्ति प्रदान करे, हमारा भी नाम रोशन करने का भगवान आपको शक्ति प्रदान करे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि 7 बजे शाम को आप सब लोग रहेंगे, जब लॉन्च होगा एक रिवॉल्यूशनरी चीज लॉन्च करने वाला है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक। तो 7 बजे आप लोगों को पता चल जाएगा। और जिनको ये पेड क्लास की टाइमिंग नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं कि सर पेड क्लास की टाइमिंग क्या है, फ्री क्लास की टाइमिंग क्या है, तो यहाँ पर मैंने सबकी टाइमिंग आपको दे दिया है, तो उसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पे थर्सडे और जोड़ लीजिए यार। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आपस में यहाँ मजाक करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों में इतनी घनिष्ठता आ गई है। बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन कितने खुशी से रहते हैं आप लोग।
है ना। चलिए, ये अच्छी चीज है एक, ये भी एक सफलता है कि अलग अलग, इतना दूर अलग स्टेट में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम करते हैं हम, है कि नहीं। चलिए, जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।